हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। चलो सुनो, पिछली क्लास में जहां तक हो गया था तो वो अपन ने षटकोणीय कोष्ठिका भी कंप्लीट कर ली थी। अब सामने हेडिंग लिखी हुई है आप लोगों के मिलर सूचकांक। अच्छा, मिलर सूचकांक लगाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को लगानी है मिलर सूचकांक। ठीक है, कई बार यहां से न्यूमेरिकल आता है और मिलर सूचकांक हेडिंग लगाओ ना। ठीक है, अब इसके अंदर पहले 2-3 लाइनें लिखो, फिर आपको सिखाएंगे कि आखिरकार मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात करते। चलो लिखो, देखिएगा। सबसे पहले चलो पहले कुछ बात कर लेते हैं मिलर सूचकांक ज्ञात करने से पहले भी। देखो, सबसे पहले जो क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलीय अक्ष होती है वो दिखा देते हैं अपन। तो ये है हमारा, किसी क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलीय अक्ष को दिखाते हैं। क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलीय अक्ष को दिखाते हैं। तो ये है ए वेक्टर, ये है मेरे पास में बी वेक्टर और ये है मेरे पास में सी वेक्टर। इनको बोलते हैं क्रिस्टलीय अक्ष। ठीक है, अब मेरे पास में यहां पर कोई प्लेन है, कोई क्रिस्टलीय तल है। वो क्या करता है, केवल ए वेक्टर को काटता है और बी वेक्टर और सी वेक्टर को काटता नहीं है। यानी मैं एक प्लेन यहां ड्रॉ कर रहा हूं और वो प्लेन क्या करता है, इस ए वेक्टर को काटता है केवल, और बी वेक्टर और सी वेक्टर को नहीं काटता है। अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन बनेगा यहां पर। ध्यान देना, पहले बना देते हैं। ये रहा प्लेन। ये जो प्लेन है, सुनो, ये जो प्लेन है हमारे पास में, ये प्लेन क्या करता है, समझना। क्रिस्टलीय तल, क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को काटता है। ये जहां काट रहा है वो बिंदु ये रहा, और मान लेते हैं ये इसको कहां पर काटता है, ए पर काटता है। कहां पर काटता है, ए पर काटता है। या फिर मान लो आप इसको, ये कहां पर काटता है, 1 पर काटता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये प्लेन ऐसा प्लेन है इस तरीके से। अब देखो क्या होता है, जैसे आपकी ये वाली अक्ष ऐसे होती है, ये वाली अक्ष ऐसे होती है और ये वाली अक्ष ऐसे होती है। तो ये प्लेन ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को तो काट रहा है, पर बी वेक्टर के देखो ये ऐसे है ना, ये अक्ष ऐसे होती है। तो ये क्या कर रहा है, ए वेक्टर को तो काट रहा है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, समांतर है। अगर ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर है तो इसका मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर को कहां पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कहां पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कहां पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। मेरी बात सुनना वापस। देखो यहां पर ये जो एक प्लेन मैंने सामने आप लोगों को दिखा रखा है, ये क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को काटता है और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, ये समांतर है, ये ऐसे है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर है, तो यह बी वेक्टर और सी वेक्टर को कहां पर काटा हुआ माना जाएगा, यह बी वेक्टर और सी वेक्टर को अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। कहां काटा हुआ माना जाएगा, अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। जैसे चलो अपन एक और यहां पर प्लेन बना रखे हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्लेन किस तरीके से कट करता है क्रिस्टलीय अक्षों को, वो जानकारी देते हैं। मिलर सूचकांक पे तो आगे चर्चा करेंगे, अच्छा टॉपिक है ये। जैसे मान लो ये है क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर, ये है क्रिस्टलीय अक्ष बी वेक्टर, ये है क्रिस्टलीय अक्ष सी वेक्टर। अब एक प्लेन बना रखा हूं मैं यहां पर, तो सुनो, एक प्लेन है तो वो प्लेन कुछ ऐसा है कि इसको भी काटता है, इसको भी काटता है और इसको भी काटता है। अब समझना,
ये रहा प्लेन, ये वाला प्लेन मान लो इसको काटता है 1 पर, इसको काटता है 2 पर और इसको काटता है 3 पर। तो इसका मतलब ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को भी काट रहा है 1 पर, क्रिस्टलीय अक्ष बी वेक्टर को काट रहा है 2 पर और क्रिस्टलीय अक्ष सी वेक्टर को काट रहा है कहां पर, 3 पर। तो यह प्लेन इन क्रिस्टलीय अक्ष को कहां पर काटेगा, 1 2 3 पर काटेगा। तो ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, इसको 1 2 3 पर काट रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो, पर ये वाला प्लेन क्या करता है, केवल क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को काटता है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर है। इसका मतलब यह है कहां पर काटा हुआ माना जाएगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर को अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। यानी जिस क्रिस्टलीय अक्ष के समांतर होता है प्लेन, उसको वह कहां पर काटा हुआ माना जाता है, अनंत पर काटा हुआ माना जाता है। यानी वो उसको कहां पर काटता है, अनंत पर काटता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप लोग लिखो, सबसे पहले यहां तक पहुंचते हैं, फिर मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात करेंगे उसका मेथड लिखवाएंगे, और मेथड लिखवाने के बाद में अपन इसके सवाल लगाएंगे ना। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। लिखो, क्रिस्टल में क्रिस्टलीय तलों की, देखो क्रिस्टल में क्रिस्टलीय तलों की स्थिति और अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए, स्थिति और अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए मिलर सूचकांक की आवश्यकता होती है। 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 आगे लिखो लाइन चेंज करके, इस अवस्था में क्रिस्टलीय तल, इस अवस्था में क्रिस्टलीय तल, इस अवस्था में क्रिस्टलीय तल क्रिस्टलीय अक्षों को, क्रिस्टलीय तल क्रिस्टलीय अक्षों को, क्रिस्टलीय अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है, जिन बिंदुओं पर काटता है, उन बिंदुओं की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। चलो, तो सबसे पहले आप ये दोनों डायग्राम बनाना, अगल बगल में ही बनाना है दोनों डायग्राम, क्योंकि इसका इसके नीचे लिखवा दूंगा एक्सप्लेनेशन और इसका इसके नीचे लिखवा देंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप ये दोनों डायग्राम अगल बगल में बना लो, इसका एक्सप्लेनेशन इसके नीचे लिखवा देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन इसके नीचे लिखवा देंगे। जैसे बना लो मुझे मैसेज छोड़ देना। लिखो अब इसके नीचे, सबसे पहले आप इसके नीचे लिखो, इस वाले के नीचे लिखना
पहले वाले के नीचे। यहां तल ए वेक्टर अक्ष को, यहां तल ए वेक्टर अक्ष को, यहां तल ए वेक्टर अक्ष को काटता है, परंतु बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष के समांतर है, परंतु बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष के समांतर है, परंतु बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष के समांतर है। अतः यह तल बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष को, अतः यह तल बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष को अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। अतः यह तल बी वेक्टर व सी वेक्टर अक्ष को अनंत पर काटा हुआ माना जाता है या माना जाएगा, अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखना, यहां तल क्रिस्टलीय अक्षों को, यहां तल क्रिस्टलीय अक्षों को ब्रैकेट के अंदर लिखो 1,2,3 पर, यहां तल क्रिस्टलीय अक्षों को ब्रैकेट के अंदर लिखना 1,2,3 पर काटता है, 1,2,3 पर काटता है। ठीक है, चलो अब आप लोग आगे लाइन और पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ वगैरह चेंज कर लेना और लिखो। पहले मेथड दिखवा देते हैं इसका, फिर सवाल करते हैं ना कैसे करते हैं। चलो लिखो, मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु, मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से है। मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु निम्न प्रकार से हैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना, सर्वप्रथम क्रिस्टल में, सर्वप्रथम क्रिस्टल में अक्ष, सर्वप्रथम क्रिस्टल में अक्ष, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, स्मॉल ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टल में लिखना ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखना, अब क्रिस्टलीय तल के द्वारा, अब क्रिस्टलीय तल के द्वारा काटे गए अंतःखंड को, काटे गए अंतःखंड को
अब क्रिस्टलीय तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को जालक नियतांक के साथ अनुपात के रूप में लिखा जाता है। जालक नियतांक के साथ अनुपात के रूप में लिखा जाता है। अनुपात के रूप में लिखा जाता है। चलो देखो, सुनो, जैसे ये प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, क्रिस्टलीय अक्षों को काट रहा है। अब क्रिस्टलीय अक्षों को काट रहा है ना ये वाला प्लेन, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टल तल। और ये हो गई हमारी क्रिस्टलीय अक्ष। क्रिस्टलीय अक्ष को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। तो सेकंड लाइन के अंदर क्या लिखवाया है मैंने कि अब क्रिस्टलीय तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को आप लिखते हो किससे, पी क्यू आर से। अंतःखंड को आप किससे लिखते हो, पी क्यू आर से। ठीक है, अंतःखंड को आप किससे लिखते हो, पी क्यू आर से। ठीक है, और जालक नियतांक को आप किससे लिखते हो, ए बी सी से। तो आप एक काम करो, ए को इसके साथ रखो, बी को इसके साथ रखो, सी को इसके साथ रखो, और अनुपात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो यहां ए बी सी क्या है, यहां ए कोमा बी व सी जालक नियतांक है। क्या है, जालक नियतांक है, पहली चीज। अब ये वाला जो रिजल्ट है ये बराबर होता है किसके, एल एक्स कॉमा एल वाई कॉमा एल जेड, सॉरी एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड। यानी एल एक्स बराबर होता है पी ए के, एल वाई बराबर होता है क्यू बी के, एल जेड बराबर होता है आर सी के। ठीक है, यहां एल एक्स कॉमा एल वाई व एल जेड अंतःखंड की लंबाई है, अंतःखंड की लंबाई है। मेरी बात को ढंग से सुनना, क्या बोला है मैंने, मिलर सूचकांक ज्ञात करने का जो मेथड है वो ये है, सबसे पहले क्रिस्टलीय अक्ष को ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब क्रिस्टलीय तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को जालक नियतांक के साथ अनुपात के रूप में लिखा जाता है। तो अंतःखंड क्या है, पी क्यू आर, जालक नियतांक क्या है, ए बी सी। इसको ए के साथ लिखोगे, इसको बी के साथ, इसको सी के साथ, और अनुपात के रूप में अपन ने लिख दिया, जहां ए बी सी क्या है, जालक नियतांक है। अब ये किसके बराबर होता है, एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड। एल एक्स एल वाई और एल जेड क्या है, अंतःखंड की लंबाई। जैसे ये वाली जो लेंथ होती है ना एक्स, सॉरी ये ए वेक्टर एक्स के अंदर ये एल एक्स होगी, ये एल वाई होगी, और ये क्या होगी, एल जेड होगी। ठीक है, तो आप लोग ये उतार लो, आप लोग ये उतार लेना, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैंने लिखवाया था क्रिस्टलीय तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड को जालक नियतांक के साथ अनुपात के रूप में लिखा जाता है। कई बार आपसे सवाल छोटा ये भी पूछ सकता है कि मिलर सूचकांक ज्ञात करने के बिंदु बताइए, या मिलर सूचकांक ज्ञात कैसे करते हैं समझाइए। तो उसके अंदर आपको ये दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको लिखो, 3-4 ही पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4 ही पॉइंट है, मेन तो 3 ही पॉइंट होते हैं।
लिख लिया? अब सुनो, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट पहले लिखवाता हूं, फिर चर्चा करेंगे। लिखना, अंतः खंडों के गुणांक पी क्यू व आर का व्युत्क्रम लेकर, अंतः खंडों के गुणांक पी क्यू व आर का व्युत्क्रम लेकर यदि एलसीएम लिया जाए, यदि एलसीएम लिया जाए, अंतःखंड के गुणांक पी क्यू आर का व्युत्क्रम लेकर यदि एलसीएम लिया जाए तो हमें मिलर सूचकांक, तो हमें मिलर सूचकांक प्राप्त होते हैं, तो हमें मिलर सूचकांक प्राप्त होते हैं जिन्हें, जिन्हें ऐसे लिखना, बड़ा ब्रैकेट बनाना है, बड़ा ब्रैकेट ध्यान रखना ना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के भी अलग अलग नियम होते हैं, बताएंगे आगे। एच कॉमा के कॉमा एच के एल, ऐसे लिख लो आप तो ना, जिन्हें एच के एल से व्यक्त करते हैं, जिन्हें किससे व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट बनाओ और उसमें लिख दो एच के एल से व्यक्त करते हैं, कॉमा वोमा कुछ मत लगाना, ऐसे कैसे लिखना, जिन्हें एच के एल से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, एच के एल से व्यक्त करते हैं। अब 2 मिनट आप लोग ढंग से ध्यान देना, क्या कह रहा हूं मैं तीसरे पॉइंट के अंदर। तीसरे पॉइंट के अंदर अपन ये कह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अंतःखंड के गुणांक है पी क्यू आर, इनका व्युत्क्रम करो, तो P का व्युत्क्रम करोगे तो 1/P, Q का व्युत्क्रम करोगे तो 1/Q, R का व्युत्क्रम करोगे तो 1/R। ठीक है, तो आप जब अंतःखंड के गुणांक P Q R का व्युत्क्रम करके एलसीएम लेते हो तो आपको मिलर सूचकांक प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, H, K और L से रिप्रेजेंट करते हो। अब 2 मिनट ढंग से समझना, देखो आपके पास में आपको पता है ना, ये जो PA है वो किसके बराबर है, कहां गया, इधर लिख रखा है, PA किसके बराबर है, LX के बराबर है, किसके बराबर है, LX के बराबर है। अच्छा सुनो, मैं ऐसे लिखूं कि PA बराबर LX, तो काम की बात समझना, यहां पर काम की बात क्या है, देखो काम की बात ये है कि आपको पता है कि जो 1/P है, 1/P वो किसके बराबर है, H के बराबर है, 1/P किसके बराबर है, H के बराबर है। अब यदि आप यहां पर ढंग से ध्यान देना, आप इस 1/H बराबर कितना है, 1/P है ना, तो यहां से अगर आप P याद करोगे तो कितना आएगा, 1/H आएगा। अगर आप यहां पर इस P की जगह 1/H लिख दो तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, A/H बराबर LX लिख सकते हो ना। अगर P का मान उठाकर यहां H इक्वल टू 1/P है तो P इक्वल टू 1/H हो गया, और अगर आपने P का मान ये रख दिया 1/H तो ये हो गया A/H। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि A/H अनुपात B/K अनुपात C/L, ये किसके बराबर होगा, LX अनुपात LY अनुपात LZ के हो जाएगा। जैसे ये लिखा है ना कि यहां पर जैसे आपने क्या किया है कि यहां पर P का मान 1/H कर दिया, तो ये A/H हो गया, ये किसके बराबर आ गया, LX के, तो B/K किसके बराबर होगा, LY के, और C/L किसके बराबर होगा, LZ के। तो आप ये भी तो लिख सकते हो A/H अनुपात B/K अनुपात C/L बराबर क्या होगा, LX अनुपात LY अनुपात LZ को। ये उतार लो दोनों। अब सुनो, हाँ जी बोलिए। अब आगे अगला पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट, यदि मिलर सूचकांक ऋणात्मक है, यदि मिलर सूचकांक ऋणात्मक है तो उसे, तो उसे, यदि मिलर सूचकांक ऋणात्मक है तो उसे
ऐसे लिखना, यदि मिलर सूचकांक ऋणात्मक है तो उसे H बार, K बार और L बार से व्यक्त करते हैं। तो उसे H बार, K बार व L बार से व्यक्त करते हैं। अच्छा, वापस समझाना है। ओके, बताते हैं, वापस बता देते हैं। देखो, समझो, पूरा मेथड एक बार वापस समझा देता हूं, समझ लेना ढंग से। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलीय अक्षों का निर्धारण करते हैं। क्रिस्टलीय अक्ष को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, पहला काम। अब कोई प्लेन है, मान लो वो प्लेन इस तरीके से है और वो प्लेन इस क्रिस्टलीय अक्ष को ऐसे काट रहा है, तो ये वाली लेंथ होगी आपकी एल एक्स, ये वाली लेंथ होगी आपकी एल वाई और ये वाली लेंथ होगी आपकी एल जेड। तो ये है अंतःखंड की लंबाई, ये है अंतःखंड की लंबाई, ये है अंतःखंड की लंबाई। तो ये जो अंतःखंड की लंबाई होती है, ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये ऐसे ज्ञात करते हैं कि जो अंतःखंड के गुणांक होते हैं, जिनको पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतःखंड के गुणांक होते हैं जिनको अपन पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जालक नियतांकों के साथ में अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी कैसे लिखते हैं? पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी। ठीक है, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी लिखने का तरीका ये होता है, यानी अंतःखंड के गुणांकों को जालक नियतांकों के साथ में अनुपात के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। अब सुनना, इसके बाद में यहां ए बी सी क्या है? जालक नियतांक है। और ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड के बराबर होता है। एल एक्स एल वाई एल जेड क्या है? अंतःखंड की लंबाई। ये एल एक्स, ये एल वाई और ये एल जेड। तो इसका मतलब एल एक्स किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। इसके बराबर है पी, सॉरी, एल एक्स किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। अब सुनो, इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो अंतःखंड के गुणांक होते हैं पी क्यू आर, इनका व्युत्क्रम लेते हैं। इनका व्युत्क्रम कैसे लोगे? 1/p 1/q 1/r, फिर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? मिलर सूचकांक H अनुपात K अनुपात L। ठीक है, अब सुनो, अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट को हम किसके रूप में लिखे? अंतःखंड की लंबाई के रूप में लिखे, तो अंतःखंड की लंबाई के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करो, देखो, अंतःखंड की लंबाई के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान दो भाई, अंतःखंड की लंबाई के रूप में लिखने के लिए आपको चाहिए पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी, तभी आप उसे क्या लिख पाओगे? एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड लिख पाओगे। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर बात करूं, ढंग से समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/h अनुपात 1/k अनुपात 1/l, ये हो जाएगा p अनुपात q अनुपात r, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, इसके साथ a लिख देता हूं, इसके साथ b लिख देता हूं, इसके साथ c लिख देता हूं, तो इधर आ जाएगा पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी। और पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी को आप क्या लिख सकते हो? पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी को आप लिख सकते हो क्या? एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड। तो ये लो, ये संबंध भी लिखा जा सकता है, ये संबंध भी पता होना चाहिए और ये संबंध भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, चौथा है इसके अंदर पॉइंट की जो मिलर सूचकांक होते हैं एच के एल, अगर मिलर सूचकांक ऋणात्मक होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलो, जिसको जो बोलना है वो अब बोलिए।
चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, मिलर सूचकांक के द्वारा क्रिस्टलीय तल का निर्माण। 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 आओ देखो, सबसे पहले नंबर पे लेंगे 1 0। देखो हाँ समझना, मिलर सूचकांक के द्वारा क्रिस्टलीय तल का निर्माण कैसे होता है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। अच्छा सुनो, 1 0 0 1 0 0 का मतलब है कि क्रिस्टलीय अक्ष इसको तो काटेगा 1 पर, और 0 0 का मतलब होता है ये इनको अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। तो अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा, यानी एक ऐसा प्लेन यहां प्लॉट करना है जो क्या करे, क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को काटे और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या हो, समांतर हो। तो देखो बी वेक्टर सी वेक्टर के समांतर प्लेन कैसे बनाया जाएगा, देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। ए वेक्टर को तो काट गया, बी वेक्टर के समांतर होगा तो लाइन ऐसे खींची जाएगी, ये लो। अब सी वेक्टर के समांतर होगा तो लाइन ऐसे खींची जाएगी, ये लो। अब आप एक ऐसा प्लेन बना दो, ठीक है, तो ये प्लेन बन गया। तो ये लीजिएगा, ये बन गया, ठीक है। और बनाते हैं, आओ सेकंड नंबर पे लेते हैं अपन 0 1 0। चलो ये कैसे बनेगा चेक करो, बहुत सारे बनाएंगे, कम से कम 10-12 तो बनाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे धीरे धीरे। ये है मेरे पास में ए वेक्टर, ये है मेरे पास में बी वेक्टर, ये है मेरे पास में सी वेक्टर। इसका मतलब बी को काट रहा है, ए और सी के समांतर होना चाहिए, तो बी को काट दिया, ये लो। अब हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो बी को तो काट रहा है और ए और सी के समांतर है। तो ए और सी के समांतर है, तो ए के समांतर लाइन ऐसे आएगी, सी के समांतर लाइन ऐसे आएगी। बना दो एक प्लेन ऐसा, इस तरीके का। तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये प्लेन क्या कर रहा है, ये वाला जो प्लेन होगा ये बी को तो काट रहा है और ए वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर। चलो एक और ले लेते हैं, तीसरे नंबर पर लेते हैं 0 0 1। चलो आओ, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। अब किसको काट रहा है, सी को, किस पर, 1 पर, ये लो सी को काट रहा। अब ए और बी के समांतर प्लेन खींच दो पहले तो ए के समांतर ये लो, या इधर खींच, सी के समांतर, सॉरी ए के समांतर तो ये हो गया, सी बी के समांतर ये हो गया। तो ये प्लेन बन गया हमारा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। रुको, थोड़ी जगह कम पड़ गई, इसको इधर ही घुमा देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं ना, ऐसे ही बन सकता है ये।
ये थोड़ा इस तरीके से बन सकता है। ये यहां काट रहा है इसे, ए वेक्टर और सी वेक्टर के समान। ए के समांतर हो गया, सी के बी के समांतर हो गया, ठीक है। ये वाला प्लेन इस तरीके से बन, ये सही है। तो ये हो गए, ये तो सिंपल थे तीनों। अब इसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। पहले तो ये तीनों उतारो। ऐसे कैसे? अपन 110, 110 का मतलब क्या हो गया? ये काटेगा ए और बी को, सी को नहीं काटेगा, सी के समांतर होगा। ये लो, ए को काट गया, ए को काट गया यहां पर, बी को काट गया यहां पर, और सी के समांतर होना चाहिए। तो ए को काट गया, बी को काट गया, सी के समांतर होना चाहिए। तो चेक करो, इनको आपस में मिला दो। अब सी के समांतर, यानी सी ये रहा, ऐसे दिखा रखा है इसके अंदर, तो इसके समांतर खींचो। इसके समांतर खींचेंगे, ये लो, इधर भी खींचो इसके समांतर, ये लीजिएगा, आपस में मिला दो। ये जो प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा हमारा ये वाला प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। अगला लेते हैं 5वें नंबर का। ये काट रहा है किसको? 011। 5वें नंबर का देखो, 011। अभी तो नेगेटिव के अंदर भी आएंगे, चेक करो। ये हो गया हमारे पास में ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। अच्छा, किस किस को काट रहा है? ये काट रहा है बी को और सी को, यानी बी को काटेगा, सी को काटेगा। तो पहले तो इनको तो मिला दो, इनको तो मिला दिया, ये लो। अब ए पर 0 है, तो यानी ए के समांतर खींचो इस तरीके से, इधर भी खींचो इस तरीके से, ये एक प्लेन बन जाएगा, ये लो। इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। एक और बना देते हैं अपन। इधर चेक करो, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ले लेते हैं प्लेन कौन सा? 110 हो गया, 011 हो गया, 101 ले लो। तो 101 का मतलब हो गया ए को काटेगा, सी को काटेगा, तो इसको मिला दो आपस में। अब क्या है? बी के समांतर, बी के समांतर यानी एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, इनको मिला दो आपस में, और ये खींचते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला ले लेते हैं 7वें नंबर पर, ये ले लेते हैं 111। ये देख लो, इधर आएगा ए वेक्टर, इधर आएगा बी वेक्टर, इधर आएगा सी वेक्टर, सबको ही काटेगा, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। तो बना दो एक प्लेन, ये लीजिएगा, ये प्लेन बन गया।
तो बना लो ये चारों पांचों प्लेन। बना लो सभी प्लेन। चेक करना। अब लेते हैं 1 बार 0 0। 1 बार का मतलब हो गया नेगेटिव के अंदर जाना है ना, ठीक है। तो यहां पर एक डॉट लाइन खींचोगे इस तरीके से। तो देखो 1 यहां होगा तो 1 बार यहां होगा ना, तो ये लीजिएगा, ये 1 बार हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है 0 0 यानी किसके समांतर होना चाहिए, बी के और सी के समांतर होना चाहिए। तो चलो बी के समांतर ये लो, ये बी के समांतर, और सी के समांतर ये लो, तो बना दो एक प्लेन। तो ये ठीक है, आगे बनाते हैं। 90 नंबर पर 0 1 बार 0, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। तो बी वेक्टर को नेगेटिव के अंदर काटेगा ना, बी का नेगेटिव बना देते हैं अपन। ये लीजिएगा, ये हो गया बी का नेगेटिव। यहां एक पॉइंट बना दो। अब ये कह रहा है कि ए और सी के समांतर, तो देखो ए के समांतर तो यूं हो जाएगा, सी के समांतर यूं हो जाएगा, तो बना दो एक प्लेन ऐसा। ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। बनाओ दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट बनाएंगे, ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट बनाएंगे अपन 10वें नंबर पर 0 0 1 बार का, यानी सी के अंदर, ये हटा दो, देखो सी के अंदर नेगेटिव लेके चलो, यानी इधर डॉट बनाओ यहां पर। अब ए और बी के समांतर, ये ए के समांतर हो गया, ये बी के समांतर हो गया, खींचो एक प्लेन इस तरीके से, तेरा यार हूं मैं। इसके बाद में नेक्स्ट बनाएंगे, ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट बनाएंगे अपन 10वें नंबर पर 0 0 1 बार का, यानी सी के अंदर, ये हटा दो, देखो सी के अंदर नेगेटिव लेके चलो, यानी इधर डॉट बनाओ यहां पर। अब ए और बी के समांतर, ये ए के समांतर हो गया, ये बी के समांतर हो गया, खींचो एक प्लेन इस तरीके से।
ये बन गया ये वाला प्लेन। बनाओ देखो फटाफट। अब दो दो के कॉम्बिनेशन के अंदर नेगेटिव ले लेंगे। दो दो के कॉम्बिनेशन के अंदर नेगेटिव का मतलब हो गया आपको लेना है 110। तो 11वें नंबर पर ले लो 1 बार 0। अच्छा इसका मतलब है दो में नेगेटिव जा रहा है ना। दो में नेगेटिव जाने का मतलब हो गया एक तो ए में नेगेटिव है और एक सी में नेगेटिव है। चलो पहले ए और सी में नेगेटिव लेके चलो। ए में नेगेटिव तो यहाँ जाएगा, सी में नेगेटिव या सॉरी बी में नेगेटिव, एक सेकंड रुको, बी में नेगेटिव नीचे आएगा, बी में नेगेटिव नीचे आएगा, ए में नेगेटिव इधर जाएगा, बी में नेगेटिव नीचे आएगा। एक काम करना पड़ेगा, इस अक्स को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। चेक करो, ए में नेगेटिव है बी में नेगेटिव है, तो ए में नेगेटिव बी में नेगेटिव बनाओ दोनों पॉइंट। अब इनको आपस में मिलाओ, पहले तो आपने इनको आपस में मिला दिया। अब ये कह रहा है सी के समांतर, सी में 0 है ना, तो सी के समांतर, तो सी के समांतर ये लो, सी के समांतर ये हो गया सी के समांतर, तो ये प्लेन हो जाएगा ना, ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो ना, ये ऐसे भी हो सकता था, इधर की तरफ भी बना सकते थे, इसको ऐसे बना सकते थे, इधर की तरफ भी। ठीक है, इसको इधर की तरफ भी बना सकते थे। कैसे? देखो ऐसे, आपने यहां जो समांतर किया है ना, इस जगह इस जगह समांतर किया है, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, दोनों ही सही है। ये भी सही है, तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी दिखा सकते हो इस प्लेन को। ठीक है, तो ऐसे इन प्लेनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ऐसे इन प्लेनों का निर्माण किया जाता है। ऐसे इस तरीके से इन प्लेनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग प्लेन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और कल मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए कुछ विशेषताएं भी बताएंगे और मिलर सूचकांक के सवाल भी लगाएंगे कल की क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक करते रहो सोल इन्हें।